वेलकम अमर सर यूट्यूब चैनल। इस पर आप सबों का स्वागत है। आज ये इंटरव्यू वीडियो IBPS RRB PO के लिए है। सबसे पहले बड़ी संख्या में मेरे स्टूडेंट क्वालिफाई किए हैं। मेन उन्होंने क्वालिफाई किया है स्टफ कंपटीशन के समय में। उन सबों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं इस वीडियो में क्या करने वाला हूं वो बताता हूं। ये पार्ट 1 है। इस इंटरव्यू सेशन के लिए पार्ट 1 है। इसमें मैं पहले आपका डायरेक्शन तय कर दूंगा कि आपको करना क्या है और वो काम आप शुरू कर दीजिए। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करूंगा और अंत में तुरूप का पत्ता यानी वो एक सिंगल पॉइंट जो आपको पास करा सकता है उस पर लास्ट में बात करूंगा। इसके बाद जो अगला सेशन होगा उसमें आप सबों ने जो अपना बायोडेटा भेजा है और जो नहीं भेज सके हैं वो भी भेज दीजिएगा। एजुकेशनल, जिसमें उन्होंने उनका बर्थ प्लेस क्या है, ईयर क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, डेट वाइज, परसेंट वाइज, हॉबीज, कोई गैप तो नहीं है ETC के साथ, वो भेज देंगे। तो मैं वो पॉइंट आउट करूंगा कि आपके बायोडेटा से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। अगली बार नाम लेके बायोडेटा को सामने रख करके एक एक का जवाब दूंगा जितने लोगों ने भेजा है, लेकिन ये नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आइए आज शुरू करते हैं हम लोग। तो जो पॉइंट्स हैं इसमें वो एक बार देखिए। पॉइंट्स आप एक बार देखिए, एक एक करके बात करना है। आज का पूरा ये इंटरव्यू का सेशन इन पॉइंट्स के इर्द गिर्द रहेगा और लास्ट में एक जबरदस्त पॉइंट है जिसको मैंने तुरूप का पत्ता कहा है, उस पर बात करेंगे जो इसके बाद है अगले स्लाइड में। ठीक है, सबसे पहली बात यह है कि आपने रिटन एग्जाम पास किया है, इसलिए आपके नॉलेज पर इंटरव्यू बोर्ड को कोई संदेह नहीं है। यानी ये टेस्ट दरअसल पर्सनालिटी टेस्ट है, नॉलेज का टेस्ट नहीं है। आप कितने जागरूक हैं अपने परिवेश के प्रति और उन सामान्य चीजों के प्रति जो एक सामान्य व्यक्ति से एक्सपेक्ट किया जाता है, ये इसी का टेस्ट है। इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। पर्सनालिटी 2 दिनों में नहीं बनती, ये लंबे समय में बनती है। इसलिए आपके ऊपर से ये प्रेशर भी खत्म हो जाना चाहिए कि इंटरव्यू की कोई विशेष तैयारी करनी है। ऐसा भी कुछ नहीं है। करना है ऐसी चीजें जो आप जानते हैं सीरियस नहीं है, उनको एक बार रिकॉल करना है। ये आपके ही जीवन की बातें हैं जो आपसे ही पूछी जाएंगी, तो वो तो आपको याद ही है, उसे बस रिकॉल करना है, एक बार पहले से समझ लेना है। इसलिए टेंशन तो आप हटा दीजिए, टेंशन की कोई जरूरत ही नहीं है। जो आपका है वो है, नेचुरली उसको इंटरव्यू बोर्ड के सामने प्रस्तुत करना है, बस यही बात है। लेकिन अपनी ओर से कोई गलती ना हो जाए। कई बार आप देखते होंगे कि आप कोई क्वेश्चन का आंसर देते हैं, बाद में आपको खुद लगता है कि नहीं, आंसर तो ये था, मैं तो ठीक से बोल नहीं पाया, मैं तो जानता था। आप जानते थे, आप जो हैं वास्तव में वो नजर आना चाहिए। और एक एग्जाम्पल, जब कोई व्यक्ति आपसे मिलता है पहली बार और उसके बारे में आप एक राय बना लेते हैं कि नहीं, ये व्यक्ति मुझे पसंद नहीं आया, लेकिन कुछ दिनों तक जब उनके साथ रहते हैं या मिलना जुलना होता है तो आपको समझ में आता है कि मेरा आकलन तो गलत था, ये तो बहुत अच्छा व्यक्ति है। यानी वो व्यक्ति जब पहली बार मिला तो उसका जो भी बॉडी लैंग्वेज रहा, बिहेवियर रहा, वो उसको प्रदर्शित नहीं कर पाया जो वास्तव में वो है। इंटरव्यू बोर्ड के सामने आप जो हैं वास्तव में वो प्रदर्शित होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले
जो आपको शुरू करना है, इसलिए मैं इन पर बात कर रहा हूं। नहीं तो मैं उसी पॉइंट पर सबसे पहले बात करता जिस पर कि मुझे लास्ट में करना है। आपको जो भी पेपर आप पढ़ते होंगे, इंग्लिश या हिंदी, उसमें एडिटोरियल पेज और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट उसमें कम से कम 2 आर्टिकल्स होते हैं जो डिफरेंट टॉपिक्स पर होते हैं, डिफरेंट जो विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा होते हैं, जो एक तरह से नॉन पॉलिटिकल हो। पॉलिटिकल तो आजकल सब कुछ होता ही है, फिर भी विशेषज्ञ हो, सीधा सीधा पॉलिटिकल लीडर ना हो, ऐसे व्यक्ति का आर्टिकल आपको पढ़ना है। अब मैं बोलूं लास्ट 3 मंथ, तो लास्ट 3 मंथ में तो 90 डेज होते हैं, तो 90 पेपर्स कम से कम हुए तो 180 आर्टिकल्स हो गए। ऐसे मत सोचिए, जितना आप पढ़ सकें शुरू कीजिए आज से पीछे की ओर, और डिफरेंट जो करंट टॉपिक्स होते हैं उन्हीं पर उनका कमेंट होता है। अलग अलग विचार वाले लोगों का कमेंट आने से उसमें जो पॉलिटिकल इनपुट होता है वो साइड हो जाएगा, और आप एज ए स्टूडेंट उसमें से फैक्ट और रियल व्यू निकाल लेंगे। नॉर्मल जस्ट आपको एक बार रीड करना है। डेली न्यूज़पेपर का आज से शुरू कीजिए, इंटरव्यू के डेट तक आप जितना पहले का पढ़ सकें उतना अच्छा। 2 मंथ 3 मंथ पीछे तक का जा सकें तो सारे ही करंट टॉपिक्स टच हो जाएंगे। इसके बाद जो आप न्यूज चैनल्स आप सुनते हैं, करंट अफेयर्स के ख्याल से उनका महत्व है। इकोनॉमिकल चैनल जो है, जैसे जी बिजनेस है या CNBC आवाज है या फिर जो भी आपको पसंद आता हो, डेली न्यूज़पेपर में कुछ इकोनॉमिकल जैसे बिजनेस स्टैंडर्ड या दूसरे जो भी आप पसंद करते हो उनको पढ़ना शुरू कीजिए। जितना पढ़े वही गेन है, इसको टेंशन लेकर के नहीं करना है। जो डिस्कशंस होते हैं टीवी चैनल्स पर, उनका स्तर तो आज गिर गया है, और वो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी या उसके पक्ष में जा करके वाहियात तर्क करते हैं, उनको छोड़ दीजिए। लेकिन इकोनॉमिकल चैनल पर वहां भी होता है पॉलिटिकल, लेकिन वहां इकोनॉमिकल ज्यादा होता है, तो वहां पर आप कंपैरेटिवली ज्यादा निष्पक्ष चीजों को देख पाएंगे। वहां के डिस्कशन में रात में जो होता है वो भाग लीजिए मतलब देखिए। रात में 9 बजे या 10 बजे जहां जो होता है, एक आधे घंटे का 45 मिनट का जो डिस्कशन होता है डिफरेंट टॉपिक्स पर, उसको आज से देखना शुरू कीजिए, जितने भी टॉपिक्स पर देख पाए। ठीक है। 3 मंथ्स का करंट अफेयर्स बोलने का मतलब है कि ये तो सबसे आसान है आपके लिए, क्योंकि आप लगातार एग्जाम दे रहे हैं, करंट अफेयर्स से परिचित हैं। एक बार रिकॉल करने के ख्याल से हल्का सा देख लिया, कहीं कोई क्वेश्चन अगर आया तो आप दे पाए, इसके ख्याल से बहुत ज्यादा मैं इसको वेटेज नहीं दे रहा हूं, लेकिन फिर भी वो तो आपको आता ही है। तो एक बार आप सरसरी निगाह से लास्ट 3 मंथ्स का करंट अफेयर्स ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए। लेकिन इंटरव्यू में आपको डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। एक इवेंट जो कम से कम 100 वर्ड्स में दिया हुआ हो, उसके बारे में पढ़ना है। इस तरह से करंट टॉपिक्स चूज कर लेना है। इस पर आगे आने वाले जो सेशंस होंगे उसमें मैं बताऊंगा कि किस तरह से आगे बढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं बोल देता हूं अपनी ओर से, आपको जो भी नजर आता है स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन शुरू हो जाना चाहिए। तो आप शुरू कर दीजिए करंट टॉपिक, जिसमें सबसे करंट तो आपका ये कृषि बिल है। कृषि बिल को रियल में जाके फैक्ट्स देख करके और पुराने संदर्भ में और विशेषज्ञों के संदर्भ में इवैल्यूएट कीजिए, और जस्ट एज ए स्टूडेंट ही आपको वहां पर बोलना है, किसी पॉलिटिकल पार्टी की ओर से नहीं बोलना है। ठीक है। इसके बाद आइए, मैं ये कह रहा हूं सब्जेक्ट ऑफ स्पेशलाइजेशन। सेकंड, जिस स्टूडेंट ने ऑनर्स किया है या फिर पीजी किया है, तो उनका वही स्पेशलाइजेशन हुआ जिस सब्जेक्ट में हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, उस सब्जेक्ट का इंटर लेवल का नॉलेज चाहिए, पीजी का नहीं चाहिए। किसी ने मैथमेटिक्स में किया है पीजी, तो इंटर लेवल का मैथमेटिक्स चाहिए बस। टॉपिक्स चैप्टर सिर्फ उसको पता होना चाहिए कि उसने पीजी में या फिर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन पाने के दौरान क्या क्या चैप्टर्स थे बस। लेकिन इकोनॉमिक्स अगर है, और जो कॉमर्स लिए हैं उनका तो
रहता ही इकोनॉमिक्स, तो उनको अपने सब्जेक्ट पर थोड़ा ज़्यादा कमांड होना चाहिए। लेवल तो इंटर ही रहेगा, फिर भी ग्रेजुएशन और पीजी में अगर उन्होंने किया है तो उसमें एक सरसरी निगाह से, बहुत डेप्थ का नहीं, सरसरी निगाह से उसको देखना है। क्योंकि जो क्वेश्चंस आएंगे अगर सब्जेक्ट से आए, पूछे गए, तो वो आपके अपने ऑनर्स या पीजी के ही होंगे और उनका लेवल इंटर होगा। ये बात आप ध्यान रखिए, इसलिए परेशान नहीं होना है कि पीजी का स्टडी करने लग जाइए, नहीं, वो सब कुछ नहीं। मैं आगे बढ़ने के पहले फिर एक बार कहता हूं, इसको एकदम नॉर्मल लीजिए, टेंशन तो हटा ही दीजिए। इंटरव्यू में आप ऐसे भी अच्छा परफॉर्म करेंगे, मैं चाहता हूं कि आप जो हैं वो वहां नजर आए, इसमें कोई गलती नहीं हो। अदरवाइज इंटरव्यू का प्रिपरेशन क्या, दूसरे शब्दों में अगर हम बोले तो गलतियों से बचना, ये प्रिपरेशन का मतलब है। इकोनॉमिकल और बैंकिंग टर्म्स पूछे जाते हैं, वो तो प्री में भी पूछे गए हैं, मेन एग्जाम में भी पूछे गए हैं, मेन एग्जाम में पूछे गए हैं, तो उससे आप परिचित भी हैं। एक बार और देख लीजिए, ठीक है, मेन एग्जाम में पूछे गए हैं। जनरल क्वेश्चंस, इस पर मैं आगे आने वाले सेशंस में इस पर बात करूंगा। जनरल क्वेश्चन, जैसे आप बैंक को ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आपका ग्रेजुएशन या पीजी मैथमेटिक्स में हुआ है, इंजीनियरिंग किए हैं, तो इंजीनियरिंग का लाइन छोड़ करके बैंक में क्यों आना चाहते हैं, कहीं प्राइवेट जॉब में है तो प्राइवेट जॉब छोड़ करके क्यों आना चाहते हैं, पब्लिक में ही क्यों आना चाहते हैं, प्राइवेट में क्यों नहीं जाना चाहते हैं, बैंक में ही क्यों आना चाहते हैं, ऐसे ढेर सारे क्वेश्चंस हैं। इस पर मैंने पहले भी वीडियोस बनाए हैं, अभी भी आगे बना दूंगा। ये टॉपिक है जिसकी चर्चा मैं कर दे रहा हूं आज। ये जनरल क्वेश्चन का ये माने है, मतलब आपको करना क्या है इंटरव्यू के प्रिपरेशन के लिए, आज का यही मकसद है, ठीक है, ताकि आप स्टार्ट कर दें। इस पर आप सोचते रहें, कमेंट भी करें, लेकिन मैं अगले वीडियो में इनका जवाब दूंगा। ऐसे जितने भी जनरल क्वेश्चंस होते हैं, आप ऐसा सोच लीजिए कि हस्बैंड वाइफ हैं, इवन मैरिज नहीं हुआ है तो भी, कि अगर मैरिज के बाद आपकी पोस्टिंग एक जगह नहीं होती तब आप क्या करेंगे, मैरिज या सर्विस, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, इनका जवाब दूंगा, ठीक है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है बायोडेटा। क्वेश्चन का बड़ा भाग बायोडेटा से रहेगा। कई बार तो ऐसा होता है कि बायोडेटा से ही क्वेश्चंस करते करते समय खत्म, ऐसा भी होता है, बाकी सारी चीजें साइड हो जाती हैं। बायोडेटा में क्या है, सब्जेक्ट, जिस पर मैंने पहले चर्चा की, जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट कहने का मतलब सब्जेक्ट अगर आपका चेंज हुआ है। बायोडेटा में क्या, बायोडेटा में एक सरसरी निगाह से देखने पर कहां जाता है ध्यान, अच्छा आपका ये नाम है, इस नाम का मतलब क्या होता है। अब हर किसी से नाम का मतलब तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन कुछ स्पेशल है, हिस्टोरिकल है, कुछ है करंट से कहीं कुछ मिलता जुलता है तो जरूर ध्यान जाएगा। अच्छा आप इस जगह के रहने वाले हैं, वो जगह अगर न्यूज में है, किन्हीं कारणों से बहुत चर्चित है तो पूछा जाएगा। सोचिए सोचिए बायोडेटा में क्या नजर आता है। अच्छा आपका ये 2-3 साल का गैप कैसे हो गया, सोचिए ना, देख के क्या क्या क्वेश्चन क्या बनता है, ये गैप क्यों हो गया। ग्रेजुएशन के बाद आप 4-5 साल से क्या कर रहे हैं, आपने तो पीजी भी नहीं किया, तो 4-5 साल बताऊंगा, इसका आंसर भी बताऊंगा। सब्जेक्ट चेंज कैसे हो गया, आपका इंटर में तो साइंस था, आपने आर्ट कैसे ले लिया। अच्छा आप एमबीए करने चले गए, आपने साइंस पढ़ा, बीएससी किया, इसके बाद एमबीए करने चले गए और फिर बैंक में आना चाहते हैं, ये लाइन चेंज कैसे हुआ। आप तो इंजीनियरिंग कैंडिडेट थे, क्या इंजीनियरिंग में जाना सही नहीं है। मतलब जो जो चीजें उठ रही हैं बायोडेटा से अट्रैक्ट हो रही हैं, बायोडेटा में अट्रैक्शन हो रहा है कि ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट आपका बायोडेटा कहता है, हर किसी का बायोडेटा कहता है, इसीलिए ये व्यक्तिनिष्ठ है, हर व्यक्ति का अलग अलग होगा। हॉबीज, बहुत सारे जगह पर बड़ा गलत इंफॉर्मेशन दिया जाता है, गलत ढंग से गाइड किया जाता है, कहा जाता है हॉबीज बनाइए, ये बात ही गलत है। हॉबीज बनती थोड़े है, हॉबीज तो होती है,
वो काम जो हम जाने अनजाने करते हैं, करना चाहते हैं, इच्छा होती है, यही तो हॉबी है ना। ये हम जबरदस्ती कैसे बना दें, जो है वो है। इसलिए हॉबी को बदलना नहीं है। बदलना मतलब आप कैसे बदल सकते हैं? आंसर गलत मत दीजिए। गलत हुआ ना, जो हॉबी है वो नहीं बोलना, कुछ और बोलना। तो आपको हमेशा सच बोलना है इंटरव्यू में। सच बोलने का मतलब बेवजह का हर चीज नहीं बता देना है, अपनी कमजोरियों को ढूंढ ढूंढ के नहीं बता देना है। लेकिन कमजोरी पूछ लिया जाएगा तो जरूर बताएंगे, नहीं पूछा जाएगा तो क्यों बताएंगे। इसलिए वहां पर वही बोलना है, सही बोलना है, वही बोलना है जिसका डिमांड हो, टू द पॉइंट अप्रोच हो। हमेशा ये ध्यान रखिए कि आपको क्या बोलना है। तो कोई व्यक्ति आपके पास आता और आपको सेलेक्ट करना होता तो आप उसमें क्या देखते? हमेशा सोचिए कि सामने वाला इंटरव्यू बोर्ड आप में एक रूरल एरिया में काम करने वाला ऑफिसर ढूंढ रहा है कि ये व्यक्ति सुटेबल है कि नहीं, गांव के लोगों के लिए ये कितना मददगार होगा, गांव में बैंकों के प्रसार के लिए ये कितना कितना फायदेमंद होगा। यही उनके दिमाग में हमेशा है। इसलिए आपके हर आंसर को उसी ओर जाना चाहिए, उसी डायरेक्शन में जाना चाहिए। अगर आपका एग्रीकल्चर, ज्योग्राफी इस ओर है स्पेशलाइजेशन, तब तो स्पेशली आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसमें डरने का क्या है? आपका स्पेशलाइजेशन है जी, आप मास्टर हैं उसके। तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया तो क्या प्रॉब्लम है? वो भी क्वेश्चन जनरली होंगे, तो डरना ही नहीं है, ये तो आपको आता है। जो आपकी हॉबीज है होम स्टेट, जिस स्टेट में आप रहते हैं, जिस टाउन में रहते हैं, उससे संबंधित चीजें, वहां का अट्रैक्शन, वो सब पूछा जा सकता है। आप कई जगह रहे हैं, आपका बर्थ किसी स्टेट में हुआ, पले बढ़े किसी स्टेट में, रह रहे हैं किसी स्टेट में, तो पूछा जाएगा ना अलग अलग। तो जिन स्टेट्स में भी आप रहे हैं उनके बारे में कुछ पूछा जा सकता है, लेकिन जो भी पूछा जाएगा कुछ ना कुछ स्पेशल होगा, आज की तारीख में मैच करता हुआ होगा, तभी पूछा जाएगा। पर्सनैलिटी, ये इंटरव्यू क्या है? ये दरअसल पर्सनैलिटी टेस्ट है। पर्सनैलिटी किसे कहते हैं? अगर आप बुक पढ़ने लगिएगा तो दिमाग खराब हो जाएगा, समझ में ही नहीं आएगा व्हाट इज पर्सनैलिटी। अरे एक अनपढ़ भी जानता है। क्यों? पर्सनैलिटी किसे कहते हैं नहीं मालूम, लेकिन वाह ये आदमी बहुत अच्छा है, एक अनपढ़ व्यक्ति भी बोलता है। उससे बात करने में बहुत अच्छा लगता है, मजा आता है, उनसे दोस्ती करनी चाहिए। वो मेरे चाचा हो सकते हैं, अंकल हो सकते हैं, ब्रदर हो सकते हैं, फादर हो सकते हैं, मदर हो सकते हैं, कोई भी पर्सनालिटी हो सकती है। क्या पर्सनालिटी में दम है, अमूर्त है, दिखाई नहीं देता लेकिन महसूस होता है। दिस इज पर्सनालिटी। इसके आप अंदर जाएंगे तो कौन आपको अच्छा लगता है? आपके मुंह से निकल जाता है, सामने वाला ऐसा कह रहा है जैसे संगीत बज रहा हो, ऐसा कह रहा है जो प्रवाहमयी धारा हो, फ्लुएंसी, शब्द एक के बाद दूसरा निकल रहे हैं, गंभीर, हर वर्ड का मतलब है, मतलब कोई डिफिकल्ट वर्ड नहीं, इजी वर्ड, कॉम्पैक्टनेस, बोलने में फ्लुएंसी, कॉन्टिन्यूटी, सच बोलना, टू द पॉइंट बोलना, जो पूछा जाए वही बोलना, जो टॉपिक है उसी पर बोलना। क्यों का मतलब क्यों, कैसे का मतलब कैसे, क्योंकि आप बैंक मैनेजर बनेंगे। पूछने आएगा मुझे होम लोन मिलेगा कि नहीं, तो आप वर्णन करने लगिएगा आप क्यों आए, कैसे आए, कहां से आए। ऐसा आदमी नहीं चाहिए बैंक को। बताइए कि क्या क्या दिक्कतें हैं, वो सॉल्व करके आए तो मिलेगा, क्योंकि इन कंडीशंस पर लोन मिलते हैं। टू द पॉइंट। आप कई बार देखते होंगे, आप बैंक मैनेजर या किसी के पास गए और आपने अप्रोच किया, बताया, थोड़ी देर में आपको गुस्सा आया, है बोलना कुछ है, ये आदमी सुनता कुछ है, समझ में नहीं आता है क्या बोलना है। आप बोलते हैं क्योंकि वो टू द पॉइंट आपको आंसर नहीं दे रहा, पता नहीं वो कैसे आ गया। ऐसे व्यक्ति को सेलेक्ट नहीं करना है बैंक को।
हो सकता है रिटन में काफी मार्क्स आ गया हो, सिलेक्शन हो गया हो, इंटरव्यू में कम मार्क्स मिला हो, तो भी पास कर गया हो, ऐसा हो सकता है। इसलिए इंटरव्यू में रियल में पर्सनालिटी टेस्ट है। आपको सच बोलना है, आपको सच बोलना है। झूठ बोलेंगे पकड़े जाएंगे, आपको लगेगा मैं बहुत तेज हूं। इंटरव्यू बोर्ड को क्या मालूम, मैं ये बात छुपा लूंगा तो उनको पता कैसे चलेगा। आप क्या बोल रहे हैं आपको मालूम है? एक छोटा बच्चा झूठ बोलता है और वो कहता है इनको कैसे पता चलेगा, और आप उसको देख के मुस्कुराते हैं, वाह बच्चे। उसका झूठ छुपता है आपसे, आपका झूठ भी नहीं छुपेगा। इसलिए सच बोलना है। सच बोलने का कॉन्फिडेंस ही अलग होता है, आपके इंटरव्यू का डायरेक्शन ही अलग होगा, आपकी पर्सनैलिटी में जान आ जाएगा। आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अगर आपने 3 से 4 का आंसर दे दिया और 1 का जबरदस्त आंसर दे दिया तो सिलेक्शन है। सिलेक्शन और रिजेक्शन एक ही बिंदु पर होता है, एक ही जगह पर आके तय हो जाता है। यस, ये बैंक के लिए एकदम फायदेमंद साबित होगा। नो, एक ही जगह पर। किस जगह पर? किस जगह पर? बैंक में मैं एक एग्जांपल देता हूं। आप प्राइवेट सेक्टर में क्यों नहीं जाना चाहते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में क्यों आना चाहते हैं? 90% से ज्यादा स्टूडेंट ये जवाब देंगे, प्राइवेट सेक्टर में सुबह से रात तक काम करवाता है, छुट्टी नहीं मिलती, ऐसा जॉब में कौन जाए। गवर्नमेंट सेक्टर में तो बड़ा आराम का काम है। खत्म हो गया इंटरव्यू। अरे आप काम करने के लिए आए हैं, आप किस लिए आए इंटरव्यू बोर्ड में? आई एम कैपेबल, मैं जॉब ऐसे कर सकता हूं। और आप क्या दिखा रहे हैं? ना, मैं आलसी हूं, मुझे काम नहीं करना है, मुझे कम काम करना है, जी चुराना है। ऐसा एक आंसर बाहर कर देगा। मैं कहता हूं इंटरव्यू में कुछ नहीं है, पर्सनैलिटी टेस्ट है। लेकिन आपको काम करने के लिए जाना है और आप बोलेंगे मुझे काम नहीं करना है, तो कैसे सिलेक्शन होगा बताइए? काम करने के प्रति आपका लगन दिखाई देना चाहिए, दिखना चाहिए कि आप परिश्रमी हैं, फील भी होना चाहिए। इसलिए ऐसी चीजें जो निहायत जरूरी हैं वो तो होनी चाहिए। आपसे कई क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आपको बैंक के लिए क्यों ले। आपको ये दिखाना पड़ेगा, आपको ये बताना पड़ेगा कि कार्य करने की जबरदस्त क्षमता है आप में। तो आप ये समझ गए, आपका बॉडी लैंग्वेज, जब आप कुछ बोलते हैं तो आपके बोलने की दिशा और बॉडी की दिशा एक होती है, वो एक रिदम पैदा करता है। इसका उपाय यह है कि आप आदम कद आईने में चलते हुए जाइए, अपने को देखते हुए, और वहां बैठिए और अपने से बात कीजिए। तो आपको समझ में आएगा कि आपके बॉडी का मूवमेंट कैसा है, और हर व्यक्ति को पता है कि कौन सा मूवमेंट अच्छा लगता है। तो खुद ही आपको समझ में आएगा, आप सुधार कर लेंगे। ये कोई और नहीं कर सकता, ये हर व्यक्ति खुद कर सकता है। ये काम आप शुरू कीजिए। लेकिन आज का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस पर मैं आता हूं। आप जा रहे हैं RRB, IBPS RRB का इंटरव्यू देने के लिए, उस जॉब के लिए। और RRB के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि शहरों में काम करने की इच्छा रखने वाला स्टूडेंट सिर्फ सरकारी नौकरी की अभिलाषा में RRB का फॉर्म फिलअप कर देता है, पास भी कर जाता है, ज्वाइन भी कर लेता है और कुछ दिनों के बाद छोड़ के चला जाता है। इस मामले में IBPS RRB का इंटरव्यू बोर्ड बहुत टाइट है, सख्त है। वो ऐसे व्यक्ति को आने ही नहीं देना चाहता। मैंने लिखा है तुरूप का पत्ता। और झूठ आप बोल नहीं सकते, क्योंकि झूठ छिप नहीं सकता।
वहां पर ये दिखना चाहिए, villages and you both are made for each other। गांव में काम करने के लिए ही तो मैं पैदा हुआ था, ये बोलने से नहीं होगा। तो मेरा कहना है कि अभी से आप ये पहले सोचिए सही में कि आप गांव में काम करना चाहेंगे कि नहीं, और अपने को मानसिक रूप से तैयार कीजिए। सच बात यह है कि अगर गांव में काम करने की इच्छा नहीं है तो फिर इंटरव्यू मत दीजिए। पास करके भी क्या होगा, जिंदगी तो एक ही है। ऐसा काम और ऐसी जगह काम जो इच्छा नहीं है, अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद करें। लेकिन गांव में काम करना बहुत अच्छा है। आज देश का कोई भी गांव जहां बैंक है वो ऐसा नहीं है जहां पर कोई सुविधा ना हो, सारी चीजें मौजूद हैं, इसलिए कोई दिक्कत भी नहीं है। और एकदम गांव में रहने की क्या जरूरत है, वहां से 40-50 किलोमीटर दूर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में रह लीजिएगा, दिक्कत ही क्या है, वहां से आना जाना कर लीजिएगा। लेकिन रूरल एरिया में काम करने का अपना मजा, अपना आनंद है। बैंकों की वास्तविक जरूरत गांव के लोगों को है, और जिनको वास्तविक जरूरत है उनको सुविधाएं पहुंचाने का आनंद ही कुछ और है। ऐसे जॉब का सेटिस्फेक्शन ही कुछ और है। तो इस चीज को फील करते हुए पहले मानसिक रूप से अपने को तैयार कीजिए, और जब तैयार हो जाइएगा तो गांव के प्रति जुड़ाव झलकेगा। और इंटरव्यू बोर्ड को जैसे ही फील हो गया कि आप रूरल एरिया में काम करने के इच्छुक हैं, इसमें बहुत सारी चीजें मदद करती हैं। अगर आप रूरल एरिया में आपका बर्थ प्लेस है, अगर आप वहां रहे हैं लंबे समय तक, या आपके बायोडेटा में दिखता है, तब तो कोई बात ही नहीं है, तब तो सिर्फ बोलना ही काफी है। अगर ऐसा नहीं है तो भी आप महसूस करते हैं कि भारत गांवों में बसता है, हजारों की संख्या में किसान आत्महत्या कर रहे हैं बैंकिंग सेक्टर के फेल करने की वजह से। इसलिए रियल में किसानों की आत्महत्या रोकने के लिए, देश की बहुसंख्यक आबादी में परिवर्तन लाने में बैंकों की जो भूमिका है उसका भागीदार बनने के लिए आप आरआरबी में जाना चाहते हैं। ये अगर आपने महसूस करा दिया तो आपकी 99 गलतियां माफ, एक स्टैंड आपको पास करा देगा। तो ये पहला एपिसोड है, यहां से मैं शुरुआत करता हूं और लगातार कई एपिसोड्स दूंगा, और उसमें आप सारे स्टूडेंट्स का जो बायोडेटा मुझे आ रहा है, एक एक को पर्सनलाइज्ड इंटरव्यू में सलाह दूंगा। ऑल द बेस्ट।